के इस YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का साइंस का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या जो पदार्थ हमारे आसपास हैं क्या वो प्योर हैं? जो भी चीज हमारे आसपास, मैटर क्या होता है, मैटर किसे कहते हैं, मैं छोटे से कम शब्द में बताता हूँ। हर वो चीज जो जगह घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं, ठीक है। खुद का कुछ मास हो, ऑक्यूपाइड स्पेस, उसे कहते हैं मैटर। अब मैटर हमारे पास आसपास जितना भी है, क्या वो प्योर है या नहीं, इसको हम समझेंगे, ठीक है। तो मैटर प्योर हो सकता है और मिक्सचर हो सकता है। यदि वो प्योर है तो वो हो सकता है एलिमेंट या कंपाउंड। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट वो मैटर जिसको आप फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते। थोड़ा और सही तरीके से बताऊं तो एलिमेंट हम उन्हें कहेंगे जिनके फिक्स एटम्स हैं। जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो इस तरह के मैटर को हम एलिमेंट कहेंगे जिनके फिक्स एटम्स हैं और एक ही है, ऐसे नहीं कि कई सारे एटम फिक्स हो रहे हैं। वहीं इसका थोड़ा सा अलग हो जाए कंपाउंड, जिसके अंदर एक या एक से अधिक एटम्स होंगे लेकिन फिक्स रेशियो में होंगे, फिक्स प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। बस इतना फर्क है एलिमेंट और कंपाउंड में। इसमें एक ही टाइप के एटम होंगे, इसमें एटम्स जो होंगे वो सेम फिक्स रेशियो में होंगे, ठीक है। पर ये दोनों हम क्या कहलाएंगे? प्योर मैटर कहलाएंगे। कंपाउंड का मतलब क्या है? मान लो H2O। अब है तो इसमें हाइड्रोजन का एटम भी और ऑक्सीजन का एटम भी, लेकिन जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलेगा तब ही हमारा वाटर का मॉलिक्यूल कहते हैं वाटर का कंपाउंड तैयार होगा और ये अपने आप में प्योर होगा। तो प्योर कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है या एलिमेंटल फॉर्म में भी हो सकता है। एलिमेंटल फॉर्म में हो जाएगा सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ कार्बन, ये सब एलिमेंटल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। फिनिश। मिक्सचर का मतलब होता है जब ऐसे प्योर जो मैटर होंगे, जब प्योर मैटर हो जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल होते हैं, उन्हें हम सब्सटेंस कहते हैं। और जब ऐसे सब्सटेंस जो होंगे मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में तो इन्हें हम मिक्सचर कहेंगे। और ये दो तरह के होंगे, कौन कौन से? होमोजेनस और हेटेरोजेनस। होमोजेनस का मतलब जब आप फर्क ना कर पाओ कि जो दो चीज हमने मिलाई है, दो या दो से अधिक चीज हमने मिलाई हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, देख करके आप पता ना लगा पाओ। फॉर एग्जांपल, सिर्फ देख कर नहीं, एक और चीज मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल, आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें नींबू घोल दिया, मिला दिया पूरा का पूरा। अब ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ से आपने एक सिप लिया, आपने पीना स्टार्ट किया तो आपको यूनिफॉर्मली स्टार्टिंग से लेके एंड तक खटास सेम फील होगी। अगर आपको खट्टा सेम फील हो रहा है स्टार्ट से लेके एंड तक, मतलब जो दो चीजें हैं, जो दो कंपोनेंट्स हैं इस मिक्सचर के, वो इवनली दूसरे से मिल गए हैं। इवनली जब मिल जाए कोई दो चीज या दो से अधिक चीज, उस तरह के मिक्सचर को हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। ये देखने में भी आप पता नहीं लगा पाओगे इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है, यहाँ तक कि टेस्ट में भी आप दो चीजों का अलग अलग फर्क नहीं बता पाओगे। ऐसे नहीं बता पाओगे कि इसमें पानी भी है और इसमें नींबू भी है, ठीक है। इवनली मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर को ही हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो होमोजेनस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। इसको आप नेक्ड आई से देख के पता चल सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है। और इसके अंदर अगर मैं लाइट पास करवाऊंगा किसी सॉल्यूशन के अंदर से तो पार्टिकल्स मेरे को दिखेंगे नहीं, ठीक है। वहां पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी, लाइट किसी पार्टिकल से टकराएगी नहीं। इसका मतलब ये है कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ओके, सॉल्यूशन को, अच्छा, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक वो जो ज्यादा मात्रा में है, एक वो जो कम मात्रा में मिलाया जा रहा है। जो ज्यादा मात्रा में जो होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज्यादा मात्रा में होता है, वो अपने अंदर किसी और चीज को मिलाता है। जो मिलता है, जो कि कम मात्रा में होता है, उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। अब एक गिलास के अंदर मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया, दूसरे एक गिलास के अंदर मैंने 3 आधे नींबू निचोड़ दिए। तो बताओ किसमें खटास ज्यादा है, खट्टापन किसमें ज्यादा है? राइट वाले में, इस वाले में।
क्योंकि इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब हम बढ़ रहे हैं एक चीज में जिसका नाम है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किसकी होती है? सॉल्यूट की, जो मिलाया जा रहा है। तो इसकी जितने भी फॉर्मूले बनेंगे कंसंट्रेशन के, उसमें न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट रहेगा, डिनोमिनेटर में हमेशा सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन रहेगा। तो कितने तरीके हैं कंसंट्रेशन निकालने के? 3। कौन कौन सा? मास बाय मास परसेंट। इसका मतलब क्या? आपको पता हो कि कितना मास यानी कि कितना ग्राम या कितना किलोग्राम आपने सॉल्यूट मिलाया है अपॉन कितने ग्राम या कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में। ठीक है, तो मास बाय मास मतलब मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100%। ये हो गया मास बाय मास परसेंट निकालने का तरीका। अगला मास बाय वॉल्यूम। फिर से जो पहला दिया हुआ है वो सॉल्यूट का ही होगा, यानी कि कितना ग्राम सॉल्यूट आपने कितने लीटर सॉल्यूशन में मिलाया है। अब वॉल्यूम आ गया तो हमने लीटर बोल दिया, ठीक है, और वॉल्यूम आ गया तो मैं सॉल्वेंट ना बोल करके पूरा का पूरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम ले रहा हूं। तो एक बार फिर से बताता हूं, मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब हो गया कितना ग्राम सॉल्यूट कितने लीटर सॉल्यूशन में मिलाया अपॉन ऊपर लिखेंगे हम ग्राम या किलोग्राम जितना भी सॉल्यूट का है वेट अपॉन में सॉल्यूशन का पूरा का वॉल्यूम लिख देंगे, इनटू करवा देंगे हम 100 से। ठीक है, आप एक बार बुक में देख लेना, आपको इजीली मिल जाएगा और उसके साथ मेरी वीडियो देख लेना साथ में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है इस केस में आप सॉल्यूट का भी वॉल्यूम ले रहे हो। इस देखो कुछ नहीं है, बस तरीके बदल रहे हैं। हर केस में आपको कंसंट्रेशन ही मिल रहा है। अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूट को तो आप वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड से निकालोगे। अगर आपको मास दे रखा है सॉल्यूट का और सॉल्वेंट का पूरा वॉल्यूम दे रखा तो आप इस मेथड को लगाना, जो चीज गिवन है उस तरीके से निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड का मतलब है सॉल्यूट का वॉल्यूम डिवाइड में पूरे के पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये 3 तरीके हो गए निकालने के। ये पूरा का पूरा मैंने होमोजेनस मिक्सचर खत्म किया। अब आते हैं हम हेटेरोजेनस मिक्सचर पे। हेटेरोजेनस मिक्सचर को ये बिल्कुल इसका अपोजिट होता है। जिसमें होमोजेनस मिक्सचर में आप नेम राइट से पता नहीं कर सकते कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स का सॉल्यूट क्या है, उसका सॉल्वेंट क्या है, आप नेम राइट से पता नहीं कर सकते। इसमें कर सकते हो, जैसे कि आपने पानी में रेत मिला दिया, थोड़ी देर में रेत नीचे बैठ जाएगी और नहीं भी बैठेगी तो सामने आपको पार्टिकल घूमते हुए तो दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियरली अपने आंखों से उसके अंदर के पार्टिकल्स नजर आ जाएंगे। इसके पार्टिकल का साइज क्योंकि होता ही बड़ा है, तो ऐसे मिक्सचर को हम हेटेरोजेनस मिक्सचर कहते हैं। आपने कभी सत्तू घोल के पिया हो पानी में, तो जैसे आप पीने लगते हैं तो ऊपर ज्यादा लिक्विड फील होगा और नीचे आते आते आपको ज्यादा गाढ़ा फील होगा। ठीक है, आपका मिक्सचर। तो इसका मतलब है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो इवनली नहीं मिले हैं जो कि इसमें मिले थे। तो इसको हम कह रहे हैं हेटेरोजेनस मिक्सचर, जिसको हम सस्पेंशन कहते हैं। हेटेरोजेनस मिक्सचर को ही सस्पेंशन कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज सस्पेंशन, तो आप कहोगे द हेटेरोजेनस मिक्सचर ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड सस्पेंशन। इसके जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो ज्यादा होता है, बड़ा होता है। इसको आप क्लियरली अपनी आंखों से इसके अंदर क्या दो चीजें मिली हुई हैं वो देख के बता सकते हो। अच्छा, ठीक है, हेटेरोजेनस मिक्सचर को सस्पेंशन कहते हैं। एक थर्ड चीज होती है जो कि देखने में लगती है होमोजेनस। अच्छा, एक छोटी चीज और बता दूं इसमें हेटेरोजेनस में, ये ऑब्वियस बात है, आपको पता है, आपको देखने में पता चल रहा है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स आपको देखने में नजर आ रहे हैं, तो इसके अंदर से आप लाइट पास करवाओगे तो भी आपको पार्टिकल मूव होते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ रहा हूं कोलाइडल सॉल्यूशन में। कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में लगता है होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर, लेकिन जब उसके अंदर से आप लाइट पास करवाओगे तो उसके अंदर आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे जो कि सॉल्यूशन में नहीं नजर आते। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में दो मेन बात बता रहा हूं मैं, इसको आप नोट कर लो कि देखने में लगते हैं होमोजेनस, मतलब आपको फील होगा कि इसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स मिले हुए हैं वो इवनली मिले हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर से आप लाइट पास करवाओगे ना, तो जैसे आपको किसी छेद से लाइट आती हुई दिखती है, उसमें छोटे छोटे धूल के कण दिखते हैं, उतने छोटे छोटे आपको पार्टिकल्स नजर आएंगे कोलाइडल सॉल्यूशन में। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन देखने में लगता है होमोजेनस मिक्सचर की तरह, लेकिन लाइट जब पास करवाओगे तो उसके अंदर
स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है और आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स नजर आते हैं जैसे कि हेटेरोजेनस में नजर आते हैं उसकी तरह। तो इन दोनों का एक तरह का मिक्सचर सा हो गया। अच्छा, टिंडल इफेक्ट क्या कहते हैं? तो मैंने आपको बताया अगर आप कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट मारोगे तो वहां पे पार्टिकल्स जो होंगे वो लाइट को स्कैटर करेंगे और आपको पार्टिकल्स इजीली नजर आ जाएंगे। इसी पूरे प्रोसेस को स्कैटरिंग ऑफ लाइट इन कोलाइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। आप इस बात को लिख लेना पीछे वीडियो करके, ठीक है। ये तो हो गया सारे तरह के मिक्सचर। हमने प्योर मैटर भी देख लिया, मिक्सचर मैटर्स का मिक्सचर भी देख लिया। अब हम आते हैं, ठीक है, अब हम आते हैं मिक्सचर को सेपरेट कैसे किया जाए। अब आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर को सेपरेट करने के कुछ मेथड होते हैं, उनकी तरफ नजर डालते हैं। इसको मैं मिटाता हूं। पहला मेथड है इवेपोरेशन का। मान लो पानी में नमक घुला हुआ था, जैसे कि खारा नमक आपको समुद्र से मिलता ही है, खारा पानी आपको समुद्र से मिलता ही है। तो अब आपको उसमें से पानी अलग करना है और सॉल्ट अलग करना है। तो पानी तो इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट का जो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर काफी हाई होता है। तो आप क्या करोगे, इस पूरे पानी और उसके पानी और सॉल्ट के मिक्सचर को आप क्या करोगे, गर्म करना स्टार्ट करोगे और पानी जो होगा इवेपोरेट हो जाएगा। उसके इवेपोरेट होने के बाद आप चाहो तो पानी को दोबारा से ठंडा करके किसी स्टील या किसी मेटल की रॉड से कनेक्ट करवा के नीचे बर्नर से हमने लगाई आग और इसके अंदर था सॉल्यूशन पानी और नमक का, गर्म हुआ, अंदर से हमने एक ट्यूब से निकाली लंबी सी और उस ट्यूब को हमने किसी जो इस ट्यूब से क्या होगा कि पानी जो इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ेगा, उस भाप को हम आगे किसी मेटल पे लगा करके किसी मेटल की प्लेट पे टच करवा देंगे और वो भाप मेटल की प्लेट क्योंकि ठंडी होगी तो उसमें आगे बार-बार पानी बन जाएगा और उसको आप एक अलग जगह पे एक अलग शीशे में पानी को कलेक्ट कर सकते हो। नमक यहाँ बच जाएगा, पानी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। प्लीज मेरी ड्राइंग पे मत जाना, लेकिन आप समझ जाना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आपको इसकी सबकी फोटोज वगैरह आपकी बुक में इजीली मिल जाएगी। सेकंड होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस में दो लिक्विड होते हैं जिनका अलग अलग बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। अब इसमें वही होता है, आप नीचे से गर्म करते हो जिसमें से कोई एक जो होगा पहले भाप बन के उड़ जाएगा। इसी तरीके से उस भाप को आप इकट्ठा कर लोगे फिर से किसी मेटल के ट्यूब के थ्रू, तो एक लिक्विड यहाँ बच जाएगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि वो जल्दी भाप बन के उड़ेगा नहीं। जो जल्दी भाप बन के उड़ जाएगा उसको आपको दूसरी जगह पे इकट्ठा कर लोगे डिस्टिलेशन में। अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। उसके अलावा क्या बचा है, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में आप करते क्या हो, आपके पास जो मिक्सचर होता है उन मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, पर उस डेंसिटी को आप तभी निकाल, आप जैसे दूध को दूध को ऐसे आप मटते हैं तो क्या करते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते हैं, तो वो जो दूध होता है वो आपके कंटेनर की वॉल पे बार बार टकराता है। तो जो डेंस मटेरियल होता है, जो कि गाढ़ा मटेरियल होता है, वो दीवार पे लग के दीवार पे अटक जाता है। तो आपको मक्खन जो होगा जो कि डेंस होता है वो आपको दीवार पे लगा हुआ मिल जाएगा, और जो मट्ठा यानी कि छाछ बचेगा इसकी डेंसिटी कम होती है वो आपको सेंटर में मिल जाएगा। तो आप मट्ठे को अलग निकाल लेंगे और साइड से मक्खन को अलग निकाल लेंगे। मक्खन की डेंसिटी अलग होती है, छाछ की डेंसिटी अलग होती है, छाछ की कम होती है, बटर की ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हो गया सेंट्रीफ्यूगेशन। उसके आगे हम आ रहे हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में। अब डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में भी सेम चीज है कि जितने भी आप लिक्विड्स ले रहे हो उसमें आप लिक्विड्स लोगे, जितने भी आप लिक्विड्स ले रहे हो उनकी डेंसिटी अलग अलग होगी। कैसे, आपके पास एक ट्यूब है, आपने ट्यूब के अंदर में एक ट्यूब के आगे आपने टोटी लगा दिया यानी कि टैप लगा दिया छोटा सा, ठीक है, और इसके अंदर है आपने अलग अलग डेंसिटी के अलग अलग लिक्विड इसमें भर दिए।
जब आप अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड भरोगे जो कि आपस में मिक्स नहीं हो रखे, मिल नहीं रहे, इससे पहले वाले केस में अलग अलग डेंसिटी के लिक्विड आपस में मिक्स हो रखे थे, तो उस केस में हमने सेंट्रीफ्यूगेशन यूज किया। इस केस में ये आपस में मिल नहीं रखे, आपको इजीली दिख रहे हैं कि इसकी डेंसिटी अलग है, तभी वो ज्यादा नीचे बैठा हुआ है, इसकी कम है ऊपर है, इसके ऊपर है, इसके ऊपर है। आप क्या करोगे, टैप खोलोगे और अलग अलग कंटेनर्स में भरना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, और भरा, एक बूंद दो बूंद करते करते जब ये पूरा का पूरा इतना हिस्सा निकल जाएगा इसके बाहर, तो आपको ये अलग कर देना है। फिर आप नेक्स्ट ऐसे ही एक और बीकर लेके आओगे, फिर अपने नेक्स्ट कंटेनर लेके आओगे। फिर पहले तो स्टार्टिंग में आप जब तक ये हिस्सा आने वाला है नीचे तब तक थोड़ा तेज खोल सकते हो, लेकिन जैसे आप बाउंड्री पे पहुंच जाओगे तब आपको थोड़ा कम खोलना पड़ेगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डेंसिटी में डिफरेंस है, इसलिए लास्ट ड्रॉप जो आएगी वो सिर्फ एक ही तरह के मेटल, एक ही तरह के लिक्विड की आएगी। ऐसे करते करते आप सबको निकाल लो, तो इसको हम डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन कह रहे हैं। फिर एक होता है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन कोई क्रिस्टल इमेजिन करते हैं, जैसे कि मिश्री क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल में मान लेते हैं इम्प्योरिटीज आ गई, बहुत गंदगी आपको देखने में नजर आ रहा है कि अंदर कुछ कीड़े मकोड़े मरे पड़े हैं, ऐसे मान लेते हैं। अब क्या करोगे, आप एक पैन लोगे, इस पैन में डालोगे पानी और पानी में घोल दोगे इस मिश्री को, तो मिश्री घुल जाएगी और जो भी इम्प्योरिटीज हैं आपने मिश्री इसमें डाल दी, ठीक है। अब मिश्री जो है वो घुल जाएगी और जितनी भी इम्प्योरिटीज हैं वो पानी के ऊपर आ जाएंगी। अब इस नए सॉल्यूशन को आप क्या करोगे, फिल्टर पेपर से पास करवा दोगे। फिल्टर पेपर से पास करवा दोगे तो अब आपको फिल्टर्ड सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसमें इंप्योरिटीज नहीं होंगी। अब इस फिल्टर्ड सॉल्यूशन को आप फिर से पैन में डालोगे और हल्की आंच पे इसको थोड़ी देर के लिए एक डंडी लेके इस सॉल्यूशन के लिक्विड को गोल गोल हिलाते रहोगे जब तक पानी जो है इवेपोरेट होने लग जाए और आपको थोड़ी देर में नीचे फिर से नए क्रिस्टल बनते हुए दिख जाएंगे। तो इस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। आप क्रिस्टल फिर से बना रहे हो, इंप्योरिटीज को आपने फिल्टर कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी क्या होती है अभी बताते हैं क्या होती है। क्या होता है कि कभी कभी हमारे पास ना ब्लैक इंक होती है, ये खुद भी ब्लैक है जैसे कि, लेकिन ब्लैक इंक कई बार सिर्फ ब्लैक इंक नहीं है, उसके अंदर रेड इंक, ब्लू इंक, ग्रीन इंक जो आप मिला दोगे सारी की सारी इंक और तो ब्लैक दिखेगी, आपको लगेगा तो सही ये ब्लैक है। लेकिन अगर आपको इसके अंदर में से एक्सट्रैक्ट करना है सारे के सारे इंक्स को, तो क्या करोगे, तो एक क्रोमेटोग्राफी पेपर आता है, एक पेपर आता है। वो पेपर में होता ही है कि रेशे होते हैं, रेशे, तो इसके बहुत छोटे छोटे, बहुत ही फाइन छोटे छोटे रेशे होते हैं, ऊपर ऊपर तक कनेक्ट होते हैं। इसको आप डुबाते हैं एक अल्कोहल के सॉल्यूशन में, पूरा नहीं डुबोते, बस थोड़ा सा डुबोते हैं नीचे इतना। उसके बाद ये सॉल्यूशन अपने आप इसमें रेशों के द्वारा ऊपर की तरफ उठना शुरू करता है। और ये कागज, जो आपका कैबिनेट, ये जो आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर है, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ गीला होना शुरू हो जाएगा। और जैसे गीला होता जाएगा तो इस ब्लैक इंक के अंदर जितने भी इंक इसके अंदर मिली हुई थी उसके पैटर्न बनने लग जाएंगे। जैसे मोर का पंख आपने देखा होगा, एक कलर यहां तक फैल जाएगा, फिर दूसरा कलर थोड़ा ऊपर फैल जाएगा, फिर तीसरा कलर और ऊपर फैल जाएगा। जितने भी तरह के कलर हैं आपको सारे के सारे कलर अलग अलग इस क्रोमेटोग्राफी पेपर में मिल जाएंगे। इस लिक्विड के ऊपर चढ़ने को हम कहते हैं कैपिलैरिटी, ठीक है। ये भी अपनी क्लास में नहीं है, लेकिन जान लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। कैपिलैरिटी हम समझ गए। एक मैंने छोड़ा था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये हम तब करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब मान लो, शायद एक और होता है, बताओ एक और होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कब करते हैं, जब आपके पास एयर है, एयर में से आपको सारी की सारी गैसेस को अलग करना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप एयर को हाई प्रेशर में डालोगे, उसको ठंडा करोगे, तो आपके पास जो है गैस वो लिक्विड गैस बन जाएगी। लिक्विड गैस बनते ही एयर के अंदर जितने भी CO2 होंगे, CO2 गैस के पार्टिकल्स होंगे, वो सब बन जाएंगे ड्राई आइस, यानी ठंडी बर्फ, ठीक है, CO2 की, वो आपको पहली मिल जाएगी।
फिर क्या होगा, धीरे धीरे जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, मतलब जल्दी जो बॉइल हो जाएंगे, जल्दी जो इवेपोरेट हो जाएंगे, जल्दी जो गर्म हो जाएंगे, हम इस बात को समझना पूरे को। आपने एक चेंबर में गैस को कंप्रेस किया, प्रेशर डाला गैस पे और ठंडा भी किया, कोल्ड भी किया और प्रेशर भी डाला। तो अब आपकी गैस कन्वर्ट हो चुकी है किसमें, लिक्विड गैस में। और जब ये लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गई है, इसी टाइम पे जितने भी CO2 है इसके अंदर, वो जम के ड्राई आइस बन के आपको यहाँ पे अलग मिल जाएंगे। ड्राई आइस आपको मिल जाएगी, CO2 आपको मिल जाएगी सॉलिड फॉर्म में। अब आपके ठंडा यहाँ पे था, जितना आगे बढ़ता रहा है ठंडे से नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आ रहा है, नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आना शुरू होगा, तो ये लिक्विड गैस वापस से गैस में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएगी। तो क्या होगा, पहले नाइट्रोजन और आर्गन गैस लिक्विड से चेंज होकर गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले आपको ये मिल जाएगी नाइट्रोजन और आर्गन गैस। फिर आपको सबसे लास्ट में एक जगह पे सारी की सारी लिक्विड ऑक्सीजन गैस मिल जाएगी, जिसको आप थोड़ी देर में हल्का सा और गर्म करने के छोड़ोगे तो यहां से आपको अलग ही गैस, पूरी ऑक्सीजन गैस एक तरफ मिल जाएगी। इसमें हम कर क्या रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में अदल बदल कर दिया हो, प्लीज एक बार चेक कर लेना, मुझसे गलती हो गई तो मेरे को माफ कर देना और कम से कम चेंज कर देना नामों को, शब्दों को, बाकी प्रोसेस पूरा सेम रहेगा। ठीक है, तो एक और होता है छोटा सा, जिसमें क्या होता है कि अगर दो सॉलिड होते हैं, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन। मान लो दो सॉलिड होते हैं, दो सॉलिड होते हैं ऐसे कि जिसमें से एक जो होगा वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होगा, इसी प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ आपके पास पार्टिकल्स थे कैम्फर के, कपूर के, और कुछ पार्टिकल्स थे आपके पास नमक के। ठीक है, बहुत ही छोटे छोटे टूटे हुए, दोनों इकट्ठे हो गए आपके पास एक जगह पे, आपको इनको सेपरेट करना। तो आप कुछ नहीं करोगे, नॉर्मल इसको किसी बीकर में या किसी कंटेनर में ले लेना और नीचे से हल्का सा गर्म कर देना, हल्का हो सकेगा। तो क्या होगा, ये जो कैम्फर होगा उसके पार्टिकल्स, इसमें से ट्यूब निकालना और ऊपर लगा देना कॉटन को ढकने के लिए। जो कैम्फर होगा डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस कॉटन के अंदर आपके पास कलेक्ट हो जाएगा। इस कॉटन से आप कैम्फर अलग कर दोगे और जो बाकी आपका सॉल्ट था वो यहाँ पे ही बच जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आप सब्लिमेशन का यूज करके मिक्सचर को अलग कर दोगे। ये थे कुछ मेथड मिक्सचर को सेपरेट करने के। अब लास्ट टॉपिक बच रहा है, आप कैसे आइडेंटिफाई करो कि जो चेंज हो रहा है वो फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज मतलब बस रूप बदल रहा है, लेकिन अभी भी चीज वही की वही बनी हुई है, उसमें कुछ बदलाव नहीं है। तो मैं केमिकल चेंज बताता हूं, फिजिकल चेंज आप समझ जाओगे। केमिकल चेंज तब होगा जब किसी मैटर का कलर चेंज हो जाए, स्मेल चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाए और उसमें से हीट निकल ले, और क्या, बस मोटा मोटी ये चीज कि उसका नेचर चेंज हो जाए पूरी तरीके से, इसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। अब क्वेश्चन एक, क्या बर्निंग ऑफ पेपर
केमिकल चेंज होगा? तो हाँ, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। बर्निंग को इनफैक्ट हम केमिस्ट्री में आप देखोगे तो कंबशन कहते हैं। तो बिल्कुल बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज है। अब आप क्या कर रहे हो, सिर्फ मोमबत्ती नहीं कह रहा मैं, सिर्फ मोम यानी कि वैक्स को आप पिघला रहे हो, पिघला दी, वो मोम लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गई, फिर वापस थोड़ी देर में वापस मोम के फॉर्म में चेंज हो गई, मतलब बस इसकी स्टेट चेंज हुई थी, सॉलिड से लिक्विड में गया फिर वापस सॉलिड में आ गया। तो इस तरह के चेंज को हम केमिकल चेंज नहीं कहेंगे, फिजिकल चेंज कहेंगे, जिसमें सिर्फ स्टेट में चेंज हो रहा है। पानी था H2O, उसको आपने इवेपोरेट कर दिया, गैस में कन्वर्ट हो गया, पर गैस में है तो अभी भी वो H2O ही। तो ऐसे वाले चेंजेस को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन, अब मैं कह रहा हूं कैंडल, क्या बर्निंग ऑफ कैंडल, अच्छा बर्निंग ऑफ कैंडल क्या केमिकल चेंज है या फिर फिजिकल चेंज है? इसमें दोनों ही चीज हो रही है, इसमें बर्निंग भी हो रही तो केमिकल चेंज तो है ही है, लेकिन जो मोम है उसका यानी कि वैक्स है उसका स्टेट चेंज होकर लिक्विड में आ गया, फिर नीचे टपक टपक के वापस वो हमको फिर से सॉलिड फॉर्म में मिल गया। तो इसके अंदर दोनों ही प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं। आपके चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा आपको जानना है, बल्कि इससे ज्यादा ही मैंने चीजें थोड़ी बहुत बताई भी हैं इसके अंदर, तो इससे ज्यादा जानना तो आपको नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अगर आप डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं या फिर रेगुलर स्कूलिंग से पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरे इस इनिशिएटिव को, मेरे जो हमारे इस इनिशिएटिव को प्लीज़ शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। हम आपको फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।